हेलो गाइस, वेलकम बैक। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की इस वीडियो सीरीज में अभी तक आप लोगों ने 3 वीडियोस देखे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड 5 ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स बतलाए जिनके बारे में हो सकता है आप लोगों ने कहीं पर सुना हो या पढ़ा हो, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स बतलाने जा रहा हूं जिनके बारे में शायद आप लोगों ने कभी न सुना हो। अगर सुना भी होगा तो उनकी ग्रामर को आपने ठीक से नहीं समझा होगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा और मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। यह वीडियो कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहां आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यहां पर लाकर छोड़ दिया था। आज मैं यहीं से आपको लेकर आगे चलता हूं। देखिए यहां पर स्ट्रक्चर नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए यहां पर स्ट्रक्चर नंबर 6 का कुछ ऐसा रूल लिखा हुआ है। क्या है? वही पुरानी बात। क्या है? सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 और इन दो सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना होगी। लेकिन अब खास नोट करने वाली बात यह है कि इसमें एडवांस जैसा क्या है, तो मैं आपको बतलाता हूं कि इसमें एडवांस जैसा क्या है। एडवांस जैसा यहां पर यह है कि सब्जेक्ट नंबर 2 के बाद अब यहां पर एक रिलेटिव क्लॉज आएगी। जी हां, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज आएगी। कैसे आएगी? इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ते हैं और फिर पहचानिए कि वो रिलेटिव क्लॉज कहां पर है और कौन सी है। देखिए इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। बगदादी किसी भी अन्य आतंकवादी जिसके बारे में मैंने आज तक कभी सुना है से अधिक खतरनाक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर किसके किसके बीच में तुलना हो रही है। देखिए पहला सब्जेक्ट कौन है और दूसरा सब्जेक्ट कौन है, ध्यान से देखिए। देखिए बगदादी अधिक खतरनाक है, बस सिंपल सा सेंटेंस ये है, यानी बगदादी खतरनाक है, ये असली सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ और बगदादी की तुलना किससे की जा रही है? किसी भी अन्य आतंकवादी, इससे तुलना की जा रही है। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। तो अच्छे तरीके से ध्यान से देखें कि बगदादी किसी भी अन्य आतंकवादी से अधिक खतरनाक है। एक सिंपल सी कंपैरिजन हो गई और पहले जैसा ही कोई सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर खास ये है कि ये जो एक सेंटेंस और लिखा हुआ है जिसके बारे में मैंने आज तक कभी सुना है, तो किसके बारे में आपने सुना है? आतंकवादी के बारे में सुना है। तो ये जो नाउन है, इस नाउन से ये रिलेटेड है, ये वाली क्लॉज, इसीलिए इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो अब आपको ट्रांसलेट करते समय ये ध्यान देना है कि पहले तो आप पूरा का पूरा सेंटेंस बना लें, बाद में जब दूसरा सब्जेक्ट रखें, यानी सब्जेक्ट नंबर 2 जब हम रखें तो उसके बाद आपको ये रिलेटिव क्लॉज भी रखनी होगी। चलिए इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। देखिए जरा क्या है बगदादी। बगदादी, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे ट्रांसलेट किया, ध्यान से देखिए जरा। बगदादी अधिक खतरनाक है, यह है मेन सेंटेंस। तो बगदादी इज मोर डेंजरस। क्लियर? बगदादी अधिक खतरनाक है। अब ये जो मोर है ये हमने डेंजरस के पहले क्यों लगाया? आप लोगों को मैंने वीडियो नंबर 1 में बतलाया था कि जितने भी पॉलीसिलेबिक वर्ड्स होते हैं, यानी एक सिलेबल से अधिक वाले जितने भी शब्द होते हैं उनसे पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं और मोनोसिलेबिक वर्ड्स में हम ER का प्रयोग करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जाकर के जरूर देख लीजिए। अब आगे देखते हैं क्या किया। देन लगाया और देन के बाद में दूसरा सब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया। देखिए किसी भी अन्य आतंकवादी, ये क्या है? ये है आपका दूसरा सब्जेक्ट। बस फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब आ गई, मोर लगाया यानी डिग्री लगाई। देखिए पहला सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रख देते, फिर डिग्री का यूज करते, फिर इसके बाद आपको देन लगाना है, ये इसी डिग्री में शामिल है। ओके, इसके बाद आपको सब्जेक्ट नंबर 2 रखना है और सब्जेक्ट नंबर 2 आपने यहाँ पर पहचान लिया। किससे तुलना की जा रही है? किसी भी दूसरे आतंकवादी से तुलना की जा रही है। अब देखिए यह है इसकी रिलेटिव क्लॉज, जिसके बारे में मैंने सुना। तो ध्यान से देखिए, मैंने ये सब्जेक्ट हुआ, सुना है ये क्रिया हो गई। तो किसके बारे में सुना? ये आतंकवादी के बारे में सुना। तो ये आतंकवादी क्या है? इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। और मैं आपको बतला देता हूं कि जब
रिलेटिव क्लॉज से पहले उसका ऑब्जेक्ट रखा हो तो यहाँ पर वो कंजंक्शन छुपा दिया जाता है। कौन सा कंजंक्शन? जिसके बारे में। इसके लिए आप कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? अबाउट whom, आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अबाउट whom, जिनके बारे में या जिसके बारे में मैंने आज तक कभी सुना हो, तो इसके लिए कंजंक्शन लगाएंगे अबाउट whom। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इस क्रिया का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पहले रखा है तो फिर आप यहाँ पर लगने वाला ये जो अबाउट whom है आप इसे छुपा सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्पष्ट भी कर सकते हैं, मीन्स आप लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बगदादी इज मोर डेंजरस देन एनी अदर टेररिस्ट अबाउट whom आई हैव एवर हर्ड, जिनके बारे में मैंने आज तक कभी, और आज तक कभी इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? एवर हर्ड। बस एवर के लिए आप लगा देंगे तो उसका मतलब क्या होता है? आज तक कभी। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो ये देखिए, ये हो गई आपकी एक रिलेटिव क्लॉज, और इस रिलेटिव क्लॉज से पहले इस रिलेटिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए आपने अबाउट whom नामक ये जो कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन को आपने रिमूव कर दिया है। अब अगला सेंटेंस भी देखें, बिल्कुल वैसा ही है। प्रयास करिए इसको ट्रांसलेट करने का और इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। अब चलते हैं दूसरा एडवांस्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 7। ये अपने आप में बहुत ही एडवांस्ड है क्योंकि इसके पीछे एक खास कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा देखिए। ये है कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर तुलना ना तो सब्जेक्ट्स के बीच में हो रही है, ना ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रही है। यहाँ पर तुलना हो रही है दो स्टेटमेंट्स, यानी दो विरोधाभासी बातें। कंट्रास्टिंग मीन्स विरोधाभासी। जी हाँ, दो स्टेटमेंट्स हैं, दो बातें हैं, और वो दोनों ही बातें अपने आप में विरोधाभासी हैं, और उन दोनों ही बातों के बीच में तुलना हो रही है। सेंटेंस को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जरा, वह मेरी आशा से अधिक जल्दी आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? वह जल्दी आ गया। असली सेंटेंस ये है, वह जल्दी आ गया, ठीक है ना। अब एक स्टेटमेंट तो हुआ कि वह जल्दी आ गया। दूसरी बात क्या है? मेरी आशा। मेरी आशा यानी जो मैंने सोचा था, एक बात यह है, तो मैंने जितना सोचा था वो उससे अधिक जल्दी आ गया। तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर किसी व्यक्ति के बीच में तुलना नहीं है। मैंने जो सोचा था, एक सेंटेंस ये बना, और वह जल्दी आ गया, ये दूसरा सेंटेंस यानी दूसरा स्टेटमेंट बना, और इन्हीं दो स्टेटमेंट्स के बीच में तुलनात्मक बात कही गई है। इसी सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, जितनी मुझे आशा थी, यानी जैसा मैंने आशा की थी, उस आशा से वह जल्दी आ गया। तो ये दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, कंट्रास्टिंग भी हैं, विरोधाभासी हैं, और एक तुलनात्मक बात कही जा रही है। चलिए जरा देखिए, वह आ गया, ही के। तो अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे आपने ट्रांसलेट किया। ही केम सूनर, वह जल्दी आ गया, आपने ऐसा किया, ठीक है ना। देन की तुलना में, किस बात की तुलना में? इस बात की तुलना में। ये कोई बात है, स्टेटमेंट है। मैंने आशा की थी इस बात की तुलना में, मैंने जो आशा की थी, उसके आने की जो मैंने आशा की थी, उस बात की तुलना में क्या हुआ है कि ये वाला जो काम हुआ है वो जल्दी हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स, ही केम, वह आ गया, मैंने आशा की थी। ये दोनों बातें आपस में कंट्रास्टिंग हो जाती हैं जब ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस नीचे भी लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। अब चलिए स्ट्रक्चर नंबर 8। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 8। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग निश्चित ही गलती करते हैं और कंफ्यूज भी बने रहते हैं। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात को लेकर मैं उस बात को यहाँ पर डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके पहले जरा कॉन्सेप्ट समझिए। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अभी आप लोगों ने देखा कि दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा था, फिर आपने आगे चल करके देखा कि दो स्टेट
स्टेटमेंट्स यानी दो सेंटेंसेस जो विरोधाभासी उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा था। अब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की जा रही है। जरा देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ें तो समझ में आएगा। देखिए मेरी मम्मी, अब जरा ध्यान दीजिए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। भाई प्रेम करती हैं, ये इस सेंटेंस की वर्ब है, तो प्रेम करने वाला कौन? मेरी मम्मी, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया, मीन्स कर्ता हो गया, ये हो गया क्रिया, ठीक। मेरी मम्मी प्रेम करती, किससे प्रेम करती हैं? मेरी पत्नी को प्रेम करती हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है। और मुझसे भी प्रेम करती हैं वो, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक। अब यहीं पर ध्यान दीजिए, ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ये इस सेंटेंस की वर्ब, ओके। और ये हैं दो ऑब्जेक्ट। मेरी मम्मी मेरी पत्नी को प्रेम करती हैं और मुझसे भी प्रेम करती हैं। तो एक ऑब्जेक्ट तो हो गया मेरी पत्नी और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो रही है। यहाँ पर मेरी मम्मी यानी सब्जेक्ट की तुलना किसी से नहीं हो रही है, यहाँ पर किससे तुलना हो रही है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो रही है। अब यहीं पर वो खास पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट हो गई मेरी मम्मी, फिर वर्ब हो गई ये, क्लियर। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया पहला ऑब्जेक्ट, फिर डिग्री आएगी, फिर देन आएगा और फिर इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए। अब ये ऑब्जेक्ट किस रूप में आएगा? सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में? यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस रखें प्रोनाउन का या ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। माई मदर, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने कैसे ट्रांसलेट किया, ध्यान दीजिए। मेरी मम्मी मेरी पत्नी को मुझसे अधिक प्रेम करती हैं, क्लियर, ओके। माई मदर सब्जेक्ट हो गया, लव्स प्रेम करती हैं, ये हो गया। किसको प्रेम करती हैं? मेरी वाइफ को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1। और फिर इसके बाद डिग्री का प्रयोग किया, मोर। अब आप कह सकते हैं सर कि यहाँ पर मोर के बाद में एक एडजेक्टिव या एडवर्ब आना चाहिए, तो जी नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब ना आए, बल्कि मात्रा बतलाने के लिए। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरी मम्मी मेरी पत्नी को प्रेम करती हैं और इसी प्रेम की डिग्री को बढ़ाया गया, अधिक प्रेम करती हैं, यानी प्रेम की मात्रा बतलाई गई है। तो कभी कभी यहाँ मोर के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं भी हो सकता है और सीधे देन आएगा। अब असली बात पर आइए। असली बात यहाँ पर यह है कि क्या आई आना चाहिए या मी आना चाहिए? ध्यान से देखिए आप। अब यहीं पर बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर आई होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, या मी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। देखिए जब सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो, मेरी माँ के बीच में तुलना होती किसी अन्य व्यक्ति की, जब सब्जेक्ट के बीच में तुलना होती है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा, क्लियर। और जब ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है, ध्यान दीजिए, मुझसे और मेरी पत्नी के बीच में तुलना हो रही, तो मैं यहाँ पर क्या हूँ? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हूँ, इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट हूँ मैं। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, अर्थात इस आई के स्थान पर क्या आएगा? मी आएगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही हो तो फिर सब्जेक्टिव केस आएगा, प्रोनाउन जो भी आएगा वो कैसा आएगा? सब्जेक्टिव केस। और अगर तुलना ऑब्जेक्ट के बीच में हो रही है तो फिर जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब इस सेंटेंस को आप अपने तरीके से ट्रांसलेट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में इसको लिख भेजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर नंबर 9 देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में पढ़ते हैं दो स्ट्रक्चर्स और देखिए स्ट्रक्चर नंबर 9 क्या कहता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इट से शुरू होते हैं, और वो सेंटेंसेस, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो इट से शुरू होते हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा मैं आगे चल करके तो आपको बतलाऊंगा ही इट से कौन से वाक्य शुरू होते हैं। चलिए उन्हीं वाक्यों में से एक वाक्य ये है, देखिए यहाँ पर, बोलना करने से अधिक आसान होता है। जब ऐसा कुछ हो तो ऐसे सेंटेंसेस को ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इट से शुरू करें। देखिए जरा, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इट रखा होगा, फिर वर्ब रखी होगी, फिर कंपैरेटिव डिग्री होगा, फिर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिवल फ्रेज हो सकता है,
फिर इसके बाद देन आएगा कंजंक्शन, और फिर जिस चीज़ से तुलना की जा रही है वो भी एक इन्फिनेटिव ही होता है या इन्फिनेटिव फ्रेज होता है। जैसे यहाँ पर देखिए बोलना एक इन्फिनेटिव है, यहाँ पर तो सिंपल सा इन्फिनेटिव रखा है, हो सकता है कि ये एक फ्रेज होता है, यानी इन्फिनेटिव के साथ में कुछ और भी वर्ड्स जुड़े होते। ऐसा ही यहाँ पर भी करने से, यानी यहाँ पर ये भी इन्फिनेटिव है, हो सकता है कि और भी कुछ वर्ड्स जुड़े होते तो ये फ्रेज बन जाता। अभी तो फिलहाल ये सिंपल क्या है, इन्फिनेटिव्स हैं। अब अगर ऐसा सेंटेंस होता है तो हम उसे इट से शुरू करते हैं। कैसे शुरू करें, देखिए जरा, इट इज होता है, इसका मतलब क्या हो गया, होता है, क्या होता है, बोलना, ठीक है ना। सो इट इज, और कैसा होता है पहले लिखेंगे, अधिक आसान, इट इज ईजियर, ईजी मीन्स आसान, तो इट इज ईजियर टू स्पीक, यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसा सेंटेंस बनता है। आसान होता है बोलना, बोलना आसान होता है। वैसे आप बनाने के लिए ऐसा भी बना सकते हैं, यानी टू स्पीक, ये इट के स्थान पर आप टू स्पीक रख सकते हैं, टू स्पीक इज ईजियर टू डू, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। बट ऐसे सेंटेंसेस को अगर हम इट से शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इट इज़ ईजियर टू स्पीक देन टू डू, ये लीजिए, इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। बड़ा ही सिंपल है, इट से शुरू किया, वर्ब आ गई, फिर इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आ गई, फिर इसके बाद ये इन्फिनेटिव या फ्रेज आ गया, फिर इसके बाद देन आ गया और दूसरा इन्फिनेटिव आ गया। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस आप भी फ्रेम करिए और उन्हें ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको सेंड कर दीजिए। अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 10, उसमें क्या खास है। खास उसमें केवल ये है कि जो दूसरा सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट नंबर 2, वो सब्जेक्ट नंबर 2 शुरू होगा सम अदर से। देखिए सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर कई प्रकार के फ्रेज से शुरू होता है। एक तो होता है एनी अदर, दूसरा होता है ऑल अदर, मैनी अदर, मोस्ट अदर, और एक और भी होता है, और वो क्या होता है, सम अदर। और ध्यान रखिए जब इंटरचेंज करेंगे तो ये जो सभी चेंज होते हैं ना, ये सभी कुछ दूसरे तरीके से चेंज होते हैं, इसलिए आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने होंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। कुछ अन्य अनाजों की अपेक्षा चावल अधिक पोषक नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ अन्य अनाजों की अपेक्षा या की तुलना में, यहाँ पर कुछ अन्य लिखा है। हिंदी वाले दूसरे सेंटेंसेस में हो सकता है किसी भी अन्य, तो वो एनी अदर हो जाता है, या सभी अन्य तो वो ऑल अदर हो जाता है, अधिकांश अनाजों की तुलना में वो मोस्ट अदर या मैनी अदर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ आ जाए तो ये क्या होता है, सम अदर होता है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। राइस इज, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे ट्रांसलेट किया, देखिए जरा, कुछ अन्य अनाजों की अपेक्षा चावल अधिक पोषक नहीं होता है। तो चावल की बात की जा रही है, तो मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, चावल। तो चावल पहले लीजिए, राइस इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस, चावल नहीं होता है, राइस इज नॉट अधिक पोषक, मोर न्यूट्रिशियस, फिर इसके बाद देन लगाया। अब देखिए ये न्यूट्रिशियस क्या है, ये भी एक पॉलीसिलैबिक एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले आपने मोर का प्रयोग किया। चलिए अब देखते हैं, देन कंजंक्शन लगाया और ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 2। क्लियर। अच्छा, तो कुछ अन्य के लिए हमने ट्रांसलेट किया सम अदर, और अनाजों का मतलब ग्रेन्स, ये हो गया। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बनाइए और लिख भेजिए मुझको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 11। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही खास स्ट्रक्चर, खास उसमें क्या है कि वो सेंटेंस सीधे डिग्री से ही शुरू होता है। पहले डिग्री रखी होती है, फिर देन रखा होता है। ऐसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं जरा बोर्ड में देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम किन वाक्यों में सीधे डिग्री को वाक्यों के प्रारंभ में ही रख देते हैं। जरा देखिए यहाँ पर कैसा सेंटेंस लिखा हुआ है, 1000 लोगों से कम लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं करी, ऐसा सेंटेंस बोला गया है। तो अब जरा गौर करें कि इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस जो होता है वो नो फीवर देन से शुरू होता है।
तो ध्यान दें, फीवर का प्रयोग आप तो जानते ही होंगे कि फीवर का प्रयोग हम कहाँ, फ्यू का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। फ्यू का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जब हम नंबर्स की बात करते हैं, अर्थात जैसे यहाँ पर क्या है, ये 1000, ये क्या है, ये नंबर्स हैं, काउंटिंग, इनकी 1 2 3 करके काउंटिंग की जा सकती है, वहाँ पर फ्यूअर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम फ्यूअर का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, जरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और ऐसे सेंटेंसेज आप अपनी तरफ से भी बनाइए और कुछ अपनी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस भी कीजिए। बहुत ही सिंपल है, ट्रांसलेशन शुरू होगा नो फीवर देन, नो फीवर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसलेशन हमने कैसे किया हुआ है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा हो, कैसे, से कम लोगों ने नहीं, ऐसा अगर कोई सेंटेंस लिखा हो तो इसी की ट्रांसलेशन या इसी का जो हम हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कुछ ऐसे करते हैं, नो फीवर देन, से कम लोगों ने नहीं, ये कुल मिलाकर इसका मतलब होता है। और बाकी सेंटेंस जो शेष बचता है उसको आगे ट्रांसलेट कर देते हैं, कैसे, नो फीवर देन, आपने पहले ये लिखा से कम लोगों ने नहीं, नो फीवर देन, और 1000 लोग, यहाँ पर पहले आ गया 1000 पीपल अटेंडेड, अटेंड की, अटेंडेड, क्या अटेंड की, मीटिंग अटेंड करी। क्लियर। तो आपको सबसे पहले ये वाला हिस्सा पहले ट्रांसलेट करके इस रूप में रख देना होता है, यानी नो फीवर देन पहले रख देना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रख देना है। बहुत ही सिंपल है, आप इस तरीके से इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे, आज 50 लोगों से कम नहीं मरे, तो वही बात हो गई, लोगों से कम नहीं, नो यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, नो फीवर देन 50 पीपल डाइड टुडे, ऐसा किया जा सकता है। अब आपने सुन लिया इसको, अब आप अपने तरीके से ट्रांसलेट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन लिख भेजिए मुझको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लास्ट स्लाइड में मैं आपके लिए दो बड़े ही खूबसूरत स्ट्रक्चर्स लेकर के आया हूँ। जरा देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बतलाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी तक आप लोगों ने देखा कि कभी हम दो सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना कर रहे हैं, कभी दो स्टेटमेंट्स के बीच में तुलना कर रहे हैं, कभी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि अब हम दो क्रियाओं के बीच में तुलना करेंगे, यानी सब्जेक्ट एक ही होगा और वो दो क्रियाएं करेगा। अब उन दो क्रियाओं में क्या होगा कि एक तुलनात्मक कंपैरिजन होगा और उन क्रियाओं में से एक क्रिया को वो ज़्यादा पसंद करेगा। ज़रा देखिए वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस हिंदी वाला पहले पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, एक सैनिक भागने से ज़्यादा या पहले मरना पसंद करेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सैनिक है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये दो काम करेगा। क्या काम करेगा? देखिए, एक तो भागने का काम और एक मरने का काम, ये दोनों ही वर्ब्स हैं। क्लियर। अब इन्हीं दोनों वर्ब्स पर उसकी चॉइस आ रही है, मीन्स इन दोनों में से तुलनात्मक रूप से वो किसको ज़्यादा पसंद करेगा, ये वाली बात आ रही है। तो देखिए जरा, एक सैनिक भागने से ज़्यादा या पहले मरना पसंद करेगा। अगर इस तरह के सेंटेंसेस हों, ज़्यादा या पहले, तो हमें इंग्लिश में रादर या सूनर का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर। और फिर इसके बाद वर्ब, पहली वर्ब, फिर देन, फिर दूसरी वर्ब। ये इसका वर्ड ऑर्डर है, इसको नोट कर लीजिए। आपको तो हमेशा ही चाहिए कि स्क्रीनशॉट लेते चलें और फिर उसे बैठकर बहुत अच्छे तरीके से उनके नोट्स भी बनाते चलें। चलिए जरा इसको ट्रांसलेट करते हैं और कैसा है। अ सोल्जर सब्जेक्ट रख दिया और यहाँ पर हम वुड रादर या वुड सूनर का प्रयोग करेंगे। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, दोनों का प्रयोग नहीं करना है, ओनली या तो रादर और या तो सूनर। सो क्या बनेगा, अ सोल्जर वुड रादर। रादर का प्रयोग कहाँ कब करते हैं? जब ज़्यादा का मतलब हो, और जब पहले का मतलब थोड़ा सा टाइम से रिलेटेड होता है। तो जहाँ पर पहले आ जाए, टाइम शो हो, वहाँ पर सूनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अ सोल्जर वुड रादर डाई या अ सोल्जर वुड सूनर डाई देन रन अवे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहली वर्ब और दूसरी वर्ब, दोनों ही वर्ब्स के बीच में आपको देन का प्रयोग करना होता है। ओके। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 13। 13 क्या है? काफ़ी कॉमन है एंड मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को पहले पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखिए। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो नो सूनर से शुरू होते हैं। वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं, उनकी हिंदी मीनिंग हम कैसे निकालते हैं, ये नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है। वह अपने घर से बाहर निकला भी नहीं था
कि पानी बरसने लगा। कुछ ऐसा सेंटेंस अगर हो तो वहां पर आपको नो सूनर। यहां पर क्या है, एक्चुअली जब किसी बात को एम्फेसाइज करना होता है तो एम्फेसाइज करने के लिए हम नो सूनर का प्रयोग सेंटेंस में पहले कर देते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिए, नो सूनर, फिर इसके बाद ये ध्यान में रखना होगा, नो सूनर जब हम एम्फेसाइज करते हैं, मीन्स किसी चीज पर जब ज्यादा जोर देते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लानी होगी। उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, उसका टेंस पता करिए और फिर अकॉर्डिंग टू टेंस उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे और फिर मेन वर्ब आएगी। ये देखिए इसका वर्ड ऑर्डर रखा हुआ है, पहले नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। क्लियर। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ और अदर एडवर्बियल्स हैं तो उनको रख देंगे, फिर देन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आकर के आपको देन का प्रयोग करना होगा, अर्थात नो सूनर के बाद पूरा एक सेंटेंस, पूरी क्लॉज चलती है, फिर देन का प्रयोग किया जाता है और फिर दूसरा जो सेंटेंस होता है उसको फिर लिखा जाता है। तो देन के बाद इट बिगेन टू रेन। तो देखिए ये सेंटेंस कैसा बना, नो सूनर डिड ही कम आउट ऑफ हिज हाउस, वो है अपने घर से भी बाहर निकल कर के भी नहीं आया था कि then it began to rain। कुछ इस प्रकार से हम इनका हिंदी मीनिंग भी निकालते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको 8 नए स्ट्रक्चर्स बतलाए। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो जल्दी से इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। और अब मिलते हैं बड़े ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।